बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली गई है। तरमीमी बिल है 2017 का और इसकी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जो तरमीम अपोजिशन ने प्रपोज़ की थी वो सारी तरमीम जो है वो मुस्तरद की गई हैं। फ़ौजी अदालतों में तोसी हो गई है, इस पर काफ़ी देर तक बहस चली, कई इजलास हुए और इसके बाद फ़ैसला ये हुआ कि इसमें तोसी कर दी जाए। मज़ीद फ़ौजी अदालतें जो है मुकदमात की समाअत सुनती रहेंगी और जो केसेस इल्तवा हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। ये मामला कैसे आगे बढ़ा, इसमें क्या ऊँच नीच आई और इसके अब असरात क्या होंगे और इसके बाद कितने केसेस ऐसे हैं जो दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए फ़ौजी अदालतों में जाएंगे। और ये सवाल उठाया गया था कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो एक मतवाज़ी सिस्टम की शक्ल में सामने आती हैं, तो दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है कि क्या हमारा ओरिजिनल अदालती निज़ाम इस काबिल नहीं है, इतना तवाना, इतना ताकतवर नहीं है कि वो इंसाफ दे सके और हमें इन फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। इसके जवाब में कहा जाता रहा कि जी गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले करने पड़ते हैं। इस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा आज शेख रशीद साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो दोबारा इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी जो हैं वो एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी बने हुए हैं। दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं और मिलकर पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। इसके साथ साथ शर्जील मेमन की पाकिस्तान में वापसी हुई। इस्लामाबाद में जो एपिसोड हुआ उसके बाद वो आज कराची पहुंच रहे हैं और कराची में अब उनके पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर इस्तकबाल की तैयारी कर रही है और नज़र आ रहा है कि उनको यहाँ पे भरपूर प्रोटोकॉल मिल रहा है और आने वाले दिनों में वो पार्टी प्लेटफॉर्म से भी और शायद सूबाई हुकूमत से भी कोई अहम रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे। माजी में भी उन्होंने अहम यहाँ पे महकमे और वजारतें संभाली और उनके दौर में बहुत सारे वाक़यात हुए जिसके बाद मुखालफीन ने और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि 5 अरब रुपए की करप्शन में वो मुलव्विस हैं और उनका सामना करें, उन पर मुकदमात हैं जिसका सामना करने के लिए वो खुद आए हुए हैं। आज सुबह रेंजर ने भी एक कार्रवाई की और सफारी पार्क के गो ऐश जो पार्क है वहाँ पे उन्होंने कार्रवाई करके ख़तरनाक असला जो वहाँ छुपाया गया था वो बरामद किया, जिससे लगता है कि कराची में अभी बहुत सारा असला छुपा हुआ है जिसको बाज़याब या बरामद करने के लिए रेंजर्स इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, खुलकर अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए मशहूर हैं और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर हमारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। उनसे आज ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पर बात करते हैं। शहजाद साहब, क्या लगता है आपको पहले तो फ़ौजी अदालतों के हवाले से काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बहुत सारी तरमीम इसमें प्रपोज़ की गई और उसके बाद फिर फ़ैसला ये हुआ कि जो हुकूमत बिल लाई है वो मंजूर कर लिया गया कौमी असम्बली में और जो अपोजिशन की बहुत सारी तरमीम थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। क्या असरात होंगे, दुनिया को क्या मैसेज आएगा, फ़ौजी अदालतें क्यों ज़रूरी हैं? देखें, दुनिया को मैसेज तो कुछ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये हमारा इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इसमें मुदाखलत भी करेगा, इस पर रायज़नी करेगा या कोई मुल्क इस पर उसका जो स्पोक्समैन है इस पर कोई तबसरा करेगा। तो हमारा अंदरूनी मामला है। और जहाँ तक आपने बात की कि ये सियासी जमातें ने जो तरमीम प्रपोज़ की थी, ख़ास तौर पर पीपल पार्टी ने, और एक जो APC हुई थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसने कुछ तजावीज़ दी थी और पीपल पार्टी की तजावीज़ खासी उसके अंदर अहम थी कि उन्होंने कहा था कि सेशन जज को इसमें लें और इसको मुलजिम को सफाई का मौका मिलना चाहिए और उसको वकील मिलना चाहिए। इस किस्म की तजावीज़ थी, वो वेल अच्छी थी, काबिल कबूल थी। लेकिन ये कि होना यही था कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं ये 2 साल के लिए कायम होनी थी। पीपल पार्टी ने कहा था कि ये 1 साल के लिए बनाएं, लेकिन ये कि वो तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। तो सियासी पार्टियों ने मतलब ये एक फ़जूल एक किस्म की एक्सरसाइज थी और ये इतना इन्होंने सियासी जमातों ने टाइम ज़ाया किया और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे इतना पैसा खर्च हुआ। लोग मुख्तलिफ़ जगह से, लाहौर से, कराची से सियासतदान गए और इतना पार्टी के अंदर जो इजलास हुआ एक होटल के अंदर, उस पर भी खासा खर्चा हुआ। तो ये जितनी भी जो कार्रवाई हुई और जो एक्सरसाइज हुई वो बेकार गई और बेकार ही जानी चाहिए थी। होना यही था जो आज हुआ और सियासतदानों को ये बिल मंजूर करना ही था। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे एपिसोड पे। गालिबन आप बात कर रहे थे इस पे कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले फ़ौजी अदालतों के ऊपर ही ज़रा मुझे बताएं
क्या वो मकासद हासिल हो गए हैं फ़ौजी अदालतों के बनाने के लिए? और जो 2 साल का वक्त दिया गया था वो काफ़ी नहीं था, उस वक्त कहा गया था कि 2 साल बाद जो है वो नॉर्मल अदालतें दोबारा जो हैं वो अपना काम करेंगी। तो 2 साल में अगर फ़ौजी अदालतों के ज़रिए वो मकासद हासिल नहीं किए जा सके, मज़ीद 2 साल या मज़ीद अरसा जो है चाहिए, तो फिर ये आखिर इसका कोई टाइम फ्रेम है, कोई डेडलाइन इसकी होगी? ये पूरी हुकूमत इसी तरह गुजर जाएगी, अगले इलेक्शन आ जाएंगे 2018 के, फ़ौजी अदालतें काम करती रहेंगी, फिर आने वाली हुकूमत को भी ये अदालतें वरसे में मिलेंगी? तो ये निज़ाम आपके मुल्क में क्या रहेगा फिर? देखें, होना तो यही था कि 2 साल के लिए सियासतदान मजबूर थे, या उन्होंने कोई इसमें क्या कहते हैं बारगेनिंग की, कोई इसमें सौदेबाजी हुई, कोई गिव एंड टेक हुआ, कोई किसी सियासी जमात ने कोई इसमें मुराद हासिल कर ली, या ये कि कोई सियासी जमात जो है इसमें रिलीफ हासिल करने में हासिल हो गई, या कोई सियासी जमात जो ये कहती थी कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, तो उस सियासी जमात ने उस ऑपरेशन में कुछ रिलीफ हासिल कर लिया, या ये कि शर्जील मेमन अगर आ गए तो ये भी कामयाबी है। और बाकी जो पीपल पार्टी के अब जो लीडर हैं, ये गिव एंड टेक किससे हो रहा है? गिव एंड टेक जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट से ये गिव एंड टेक हुआ होगा सियासी जमातों का, कि उन्होंने इसमें रिलीफ लिया होगा, और उसके बाद फिर ये फ़ौजी अदालतें का बिल मंजूर हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल की मैं ये बात नहीं कह रहा, और ज़ाहिर है कि मेरी इतनी नाक़स मालूमात भी नहीं है कि 2 साल राना सनाउल्लाह जो पंजाब के वज़ीर क़ानून हैं, जिनको हटाया भी गया और दोबारा आ गए, और वो बड़े यानी कि इस मामले में आउट स्पोकन हैं, उन्होंने ये कहा था कि फ़ौजी अदालतें नहीं बननी चाहिए और 2 साल की उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अच्छा, अब हम ख़ुद भी ये देखते हैं कि 2 साल के अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके तहत जिन लोगों को सज़ाए मौत हुई, कोई ज़्यादा लोगों को सज़ाए मौत नहीं हुई, कोई ज़्यादा केस नहीं चले। अच्छा, फिर ये कि जो आपकी खसूसी अदालतें हैं उन पर जो एक अजीब गरीब किस्म की तलवार लटकती रही कि वो उनको यानी फेयर ट्रायल के लिए उनको कोई यानी कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो हर जगह समाअत नहीं कर सकती थी, तो फ़ौजी अदालतों को यहाँ से मलिर कैंट शिफ्ट करने की इंसाज दहशतगर्दी की अदालतों को यहाँ से मलिर कैंट शिफ्ट करने की बात की गई, और इस किस्म की जेल के अंदर समाअत होती रही। लेकिन अल्टीमेट कोई अच्छा रिज़ल्ट ये नहीं है कि फ़ौजी अदालतों ने कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया, ये ज़्यादा लोगों को कन्विक्ट नहीं किया, ज़्यादा लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं किया। इसमें जो खसूसी अदालतें, जो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतें, और जिन अदालतों में मैं नहीं समझता कि सियासतदानों का एतमाद है या नहीं, बेनज़ीर भुट्टो इन अदालतों को, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको बेनज़ीर भुट्टो कैंगरू कोर्ट्स कहती थी। तो ऐसा नहीं है कि फ़ौजी अदालतों पर ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात तो खसूसी अदालतों पे भी हैं कि जब आपके मुल्क में आम अदालतें मौजूद हैं, सेशन अदालत मौजूद है, आपके यहाँ एडिशनल सेशन कोर्ट्स मौजूद हैं, दूसरे कोर्ट्स मौजूद हैं, और उसकी अपील के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि ना तो स्पेशल कोर्ट की ज़रूरत है, ना क्या कहते हैं फ़ौजी अदालत की ज़रूरत है। जो आपका मौजूदा अदालती निज़ाम है, 17 लाख मुकदमात उसके पास जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, और जजों की बहुत ज़्यादा कमी है, मुकदमात का बहुत ज़्यादा बोझ है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में 44,000 केसेस जो हैं हर साल ज़ेर समाअत होते हैं। पिछले साल उन्होंने काफ़ी स्पीडली जो है वो केसेस को डिस्पोज ऑफ किया, उसके बावजूद कुछ 27,000 केसेस जो हैं वो वहाँ पे ज़ेर समाअत रहे, और अच्छा डिस्पोज ऑफ होने के बावजूद तो जो पाइलअप में केसेस वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि इदारों में काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, वो कि लिटिगेशन बढ़ती जा रही है। अब अगर ये नॉर्मल आपकी लिटिगेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती जा रही है, तो फिर आप कहते हैं कि जी आपको STA कोर्ट्स हैं, कभी आपको ATC कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी आप इस तरह की खसूसी अदालतें बनवाते हैं, उनमें भी जजों की कमी होती है, अदालतें आप बना लेते हैं, जजेस की तकर्री और तैनाती में प्रॉब्लम्स आते हैं। अब फ़ौजी अदालतें भी आपने बना ली हैं, इसके बावजूद आपका जो कन्विक्शन रेट है वो कहाँ पे है, सज़ाएँ नहीं हो पा रही हैं, लोगों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, और मुकदमा जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। फ़ौजी अदालतों के बारे में आम तासर होता है कि यहाँ पे शायद रिलीफ नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ कन्विक्शन ही मिलती है, मोस्टली ये तो होता है तासुर। तो ऐसे जस्टिस सिस्टम को आप कहते हैं कि दुनिया जो है वो बात नहीं करेगी, लेकिन आपके यहाँ तो एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम वर्ल्ड फंडिंग पे चलता है, एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके लिए फ़ंडिंग करता है, बहुत सारे आपके इदारे जो हैं वो फंड्स करते हैं, और फिर ये चीज़ें दुनिया में जाती हैं, कभी जनरल असम्बली में, कभी कौमी सलामती में, कभी कहीं पे फोरम्स पे बात होती है कि इनके मुल्क का अदालती निज़ाम क्या है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी फ़ौजी अदालतों के ऊपर दुनिया बात नहीं करेगी?
नहीं नहीं, देखें बात तो हमारे मुल्क में भी हो रही है। हमारे जो सियासतदान हैं या जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं और जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं और जो लीडर्स हैं और सोशल मीडिया पे भी एक तूफ़ान उठा हुआ है। तो मतलब है कि बात तो फ़ौजी अदालतों पे सब कर रहे हैं। पीपल पार्टी ने भी की, 10 जमातें जो उनकी APC में शरीक थी उन्होंने बात की, और फजलुर रहमान ने तो फिर एक दफ़ा यहाँ तक कहा कि भाई ये तो हमारी मजबूरी है और हमें ये बनानी पड़ेंगी। तो कहने का मकसद ये कि ऐसा नहीं है कि फ़ौजी अदालतों पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, मेरे कहने का मकसद ये कि आपकी सिविल अदालतों पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और लोगों को क्या, आवाम के क्या, आपके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, प्रॉब्लम ही वहाँ है ना असल में। तो सिविल अदालतें अगर सही तरीके से इंसाफ देने में कामयाब हो जाए तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर ये कि आप जो बात कर रहे हैं कि सिविल अदालतें कम हैं, तो आप यानी कि अब अभी पीपल पार्टी ने यहाँ पे सिंध में अपने जो 8 साल का इक़्तिदार है, इसमें तकरीबन 8 लाख लोगों को यहाँ रोज़गार दिया है, और इतना इस्टेब्लिशमेंट का ख़र्चा बढ़ा है, और उसके अलावा 1.5 लाख लोगों को उन्होंने मुस्तक़िल कर दिया। तो मेरे कहने का मकसद, अब फेडरल गवर्नमेंट ने भी लोगों को यकीनन रोज़गार दिया होगा, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपके इस्टेब्लिशमेंट का ख़र्चा तो इतना शूटअप कर रहा है कि जैसे कि मुझे याद है कि KMC के मैं मुशीर मालियात के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो तनख्वाहें थी, जो 2 साल पहले तनख्वाहें थी, तो वो तनख्वाहें हमारी 100% जो है ना डबल हो गई। तो इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा तो आपका इतना बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा, दूसरी तरफ आप अभी सेंसस हो रहा है, पता चल जाएगा पॉपुलेशन आपकी कहाँ से कहाँ चली गई है। तो इन हालात में तो आपकी अदालतों की तादाद भी बढ़नी चाहिए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि तो नहीं बढ़ी। अगर ये खदशा है कि इस्टेब्लिशमेंट का आपका खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो उसकी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो पहले ही इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा इतना बढ़ा चुके हैं। अरकान असम्बली की मुराद में इतना इजाफा हो गया है, और उनको जो एक्स सदर है और एक अब जो नया कानून आया है पंजाब में, जो गालबन विफाक में भी, कि जो साबिक जो सेक्रेटरीज़ होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, तो उनको क्या कहते हैं, ताहयात उनको तनख्वाह मिलेगी, ताहयात उनको स्टेनोग्राफर मिलेगा, फ्री टिकट मिलेगा, फ्री घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, और प्रोटोकॉल का स्टाफ मिलेगा। तो मतलब ये कि आप अदालतों की तादाद बढ़ाने जो अयाशियाँ, जो ठाट बाट आपके मुल्क में, वो तो दुनिया किसी मुल्क में नहीं है। रिटायर्ड लोगों को कहीं भी इतनी मुराद नहीं मिल रही। तो मेरे कहने का मकसद ये कि माले मुफ्त दिले बेरहम तो हमारे यहाँ चल रहा है, और ख़ूब हुकूमत जो है पैसा लुटा रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जब वहाँ दौरे पे जाते हैं, किसी मुल्क दौरे पे जाते हैं, तो वो PIA का एक 777 जहाज़ लेके चले जाते हैं, जिसमें 500 आदमी सफ़र करते हैं, और उसके नतीजे में PIA को डेली 15 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये तो हम अदालतों के बारे में बात कर लें, फिर उस पर भी बात करते हैं। क्या मायूसी लग रही है आपको शेख रशीद की बातों में? कोई उनको जो उम्मीद थी कि बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, वो तो काफ़ी अरसे से कुर्बानी से पहले कुर्बानी कराने वाले लोगों में से शामिल थे, लेकिन वो नहीं हो सका, और वो हर साल डेट बढ़ाते रहे, कभी मार्च, कभी अगस्त, कभी सितंबर, कभी दिसंबर। तो ये करते करते अब वो 2017 में आ गए, और वो कह रहे हैं, अब उन्हें समझ में आई है कि ये दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। देखें, बात यह है कि शेख रशीद साहब तो वो उस किस्म के सियासतदान हैं कि जो मायूस तो होते नहीं हैं, और TV के कई तजिया निगार ऐसे हैं कि जो 2013 से 11 मई को इलेक्शन हुए थे 2013 को, तो 2013 से वो उम्मीद पे कायम है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और वो रोज़ाना ये पेशगोई करते हैं कि आज ख़त्म हो जाएगी, कल ख़त्म हो जाएगी, और नए साल में ख़त्म हो जाएगी, और मार्च में मार्च हो जाएगा। अब फिर मार्च आ गया, फिर यही बातें हो रही हैं, हर मार्च में ये बात होती है कि मार्च में मार्च होगा। बाकी ये कि अब ये देखें, आपके जो हमारे पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून बहरहाल एक फ्रेंडली अपोजिशन है, उनका एक मिसाक जमहूरियत है। वो अब शेख साहब ये आज उनको पता लगा है कि ये दोनों एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। ये तो 2008 से एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, और 2008 से इनके दरमियान माहिदा है, बारियों का माहिदा है, मिसाक जमहूरियत का माहिदा है, फिर उसके अलावा अलग अलग माहिदे होते हैं। होता क्या है? होता ये है कि जब पीपल पार्टी हॉट वाटर में आती है और पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, जैसे कि जब जरदारी साहब 23 तारीख को पाकिस्तान, 23 दिसंबर 2016 को जब पाकिस्तान आए, तो उनके एक दोस्त अनवर मजीद के घर 5 दिन तक घर, दफ्तर, फार्म हाउस, उनके शुगर मिल पर छापे मारे गए, और एक दो उनके मुलाजमीन को भी गिरफ़्तार किया गया। तो वो आसिफ जरदारी के लिए बड़ा शॉकिंग था,
और आसिफ ज़रदारी ये चाहते थे कि ये इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उसको वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब रोकें, क्योंकि उनके इत्तेहादी भी हैं, मिसाक़ जमहूरियत में भी हैं, फ्रेंडली अपोजिशन का भी हिस्सा हैं। तो इससे पहले जब आपको याद होगा, जब हमारे जनरल राहिल शरीफ थे, उनके जाने के बाद तो बहरहाल सूरत तब्दील हो गई। तो राहिल शरीफ के ज़माने में पीपल पार्टी MQM के ख़िलाफ़ पहले ऑपरेशन हुआ, 11 मार्च को MQM के 90 छापा मारा गया। उसके कुछ अर्से के बाद फिर पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन शुरू हो गया। पीपल पार्टी के बहुत सारे कारकुन पकड़े गए, बैरिकेड पकड़े गए और KBCA पर छापा मारा गया, और वो उनके KBCA के जो चीफ कंट्रोलर थे वो मुल्क से चले गए, और इस किस्म के वाक़यात हुए। तो उस वक्त आसिफ ज़रदारी ये चाहते थे कि चूँकि मुल्क में सिविलियन हुकूमत है और नवाज़ शरीफ साहब उसके सरबराह हैं, वो उनके इत्तेहादी भी हैं, तो वही चाहते थे कि ये नवाज़ शरीफ साहब जो है ना इस ऑपरेशन को रुकवाएं और यानी कि हमारा साथ दें, जो कि मैं समझता हूँ कि राहिल शरीफ के ज़माने में कम से कम नवाज़ शरीफ इस पोजीशन में नहीं थे कि वो पीपल पार्टी को मंझधार से निकाल सकते थे। लेकिन ये कि अब जो हालात बदले हैं, तो मैं नहीं कहता, कहने वाले यही कहते हैं कि भाई अब तो चीफ़ जस्टिस भी नवाज़ शरीफ ही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी नवाज़ शरीफ ही हैं, और नवाज़ शरीफ भी सब कुछ हैं, आल हैं और जंगल के बादशाह हैं और शेर हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग नून का एक इंतखाबी नारा भी है। तो अब आसिफ ज़रदारी साहब ने उनकी तरफ देखना शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि उसमें आसिफ ज़रदारी साहब को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, ब्रेक थ्रू हुआ है। पहले मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही थी, लिफ्ट नहीं करा रही थी, लेकिन ये कि शर्जील मेमन जो अब वापस आए हैं, तो और अखबारात में भी खबरें छपी हैं और तज्जिया निगारों ने भी ये कहा है, और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे भी तूफान उठा हुआ है। मतलब आप समझते हैं ये किसी डील के तहत आए? जी हाँ, तो वो डील अदालत से कैसे हो सकती है? वो तो अदालत से ज़मानत लेके आए। देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, और वो हमने कल उस पर भी बात की थी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नैब का जो कानून है उसमें क्या कहते हैं, अब कोर्ट तो उसकी कोई भी तौजीह निकाल सकता है, कोई भी उसमें वजह पेश कर सकता है, क्योंकि ये जो हमारी ये तो अपीलेट अदालतें हैं, ये जो एपेक्स कोर्ट हैं, तो ये ट्रायल कोर्ट तो नहीं है। तो ये तो कोई भी किसी भी बुनियाद पे कोई वजह निकाल के उसमें बता सकते हैं कि भाई ये इसमें इस कानून में ये नैब का तो कानून ही नाकस है, तो उस कानून में 10 खामियां निकाली जा सकती हैं। अच्छा, वो तो है, ज़ाहिर कानूनी माहिरीन ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि एक ही मामले में एक ही आदमी की दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी लाहौर हाई कोर्ट मुस्तरद करती है, और उसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंजूर कर लेती है, और वो शख्स किसी खौफ से या किसी मसले से वो सिंध हाई कोर्ट की तरफ नहीं आता ज़मानत लेने के लिए, कि वरना वो कराची भी उतर सकते थे, वो इस्लामाबाद उतरे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले उन्होंने ज़मानत जो है वो करवाई। तो इसलिए लोगों को ये जहन में आ रहा है कि जी वहाँ पे उतरे हैं तो शायद हाई कोर्ट में भी तब्दीली आ गई तो है, शायद कोई जो है वो कोई डील हो गई है। लेकिन हुकूमत कहती है कि डील तो हमसे हो सकती है, अगर सियासतदानों से करनी है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो सकती है, अदालत से कैसे हो सकती है? अदालत तो ना कोई फैसला जो है ना किसी को पकड़ती है उनके कहने पे, ना किसी को छोड़ती है उनके कहने पे, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना फैसला करती है। अब शर्जील मेमन साहब के आने के बाद भी ये बातें हो रही हैं कि जी फ्रेंडली अपोजिशन का दौर जो है वो नया एक सिलसिला शुरू हो गया। ये बताइए, आप भी अभी कह रहे थे और भी लोग कहते हैं कि जी बारियां लगी हुई हैं आपस में, इन्होंने एक बड़ी अच्छी जो है मुफाहमती सियासत जो है वो कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ जो है वो नूरा कुश्ती हो रही है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स वहाँ बार बार बारियां बदलती हैं, एक दफ़ा डेमोक्रेट आता है, दूसरी दफ़ा आता है, या तीसरी दफ़ा जो है वो रिपब्लिकन आ जाता है। तो क्या वहाँ पर भी बारियां उन्होंने लगाई हुई हैं एक दूसरे के साथ, वो जो है वो इसी तरह मिले हुए हैं? यही कहना चाहिए कि दो पार्टियां वहाँ मिलकर पूरा अमेरिका चला रही हैं? अगर यहाँ दो पार्टियां बारी बारी आ रही हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जो अमेरिकन का करेक्टर है और जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो करेक्टर है, वो करेक्टर आपके यहाँ नहीं है। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि मोदी जो हमारा दुश्मन है, और ये नारे लगते हैं पाकिस्तान में कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। तो मोदी एक बहुत बड़ा आदमी है, मैं भी उसको बहुत बड़ा आदमी समझता हूँ, लेकिन उसका कोई भाई जो है वो सरकारी उसके 5 भाई हैं, वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, उसका कोई दामाद सरकारी मुलाजिम नहीं है, सब जो है कोई कंडक्टर है, किसी की परचून की दुकान है, कोई किसी ऑफिस में काम करता है, और मोदी पे करप्शन का एक इल्ज़ाम भी नहीं है। फिर आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका के जो बाइडेन जो पिछले नायब सदर थे, उनके बेटे को कैंसर हो गया था, तो उनके पास उस अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पाकिस्तान में तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ। पाकिस्तान में तो ये है कि ये अगर अमेरिका में जॉर्ज बुश जो हैं वो सदर थे, और फिर उसके बाद उनका बेटा भी सदर बना,
उसके बाद जो है वो हिलारी क्लिंटन सदर थे, उनकी बेगम भी वहाँ पे सदारती उम्मीदवार बनी। yeah. तो अगर वहाँ पे ख़ानदान और उनके लोग जो हैं लड़ते हैं इलेक्शन, तो वहाँ पे ये करैक्टर है। और यहाँ पे अगर किसी के ख़ानदान या औलादें या बाप बेटे सब इलेक्शन में आते हैं या लड़ते हैं या हुकूमत में आते हैं, तो यहाँ पे करैक्टर नहीं है। ये किस तरह का मुवाजना है? नहीं, करेक्टर भाई मैं तो नहीं कह रहा ना कि करेक्टर की बात तो मैं नहीं कर रहा, ये तो लोग कर रहे हैं। ये जो पनामा केस चल रहा है, ये क्या है? मतलब आपके जो लीडर्स हैं, पनामा केस में तो सारी दुनिया के हुक्मरानों के नाम है और सारी दुनिया के सियासतदानों के नाम है, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान का तो नाम नहीं है कि सिर्फ पनामा केस सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो। जिन पनामा केस में जिन आप जो जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों का नाम है, तो वो जैसे कि बरतानी वज़ीर-ए-आज़म, तो आज उन्होंने उसको बड़े सलीके से हटाया बरतानी वज़ीर-ए-आज़म को। इस तरीके से जो और कई मुल्कों के जो हेड ऑफ स्टेट थे या वज़ीर-ए-आज़म थे, वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म पनामा केस में तो नहीं गया। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म तो वहाँ के स्कॉटलैंड के ऊपर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, पनामा रेफरेंडम हुआ उसमें उन्होंने हटाया उनको पनामा केस में, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से उसको हटाया कि वो ये नहीं कहा कि हम करप्शन पे हटा रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस तरह करते तो फिर, हालांकि वो उनका करप्शन नहीं था, उनके तो वालिद की कंपनी थी मेरे कहने, लेकिन उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने छुपाया, कि उन्होंने उस ऑफशोर कंपनी को डिक्लेयर नहीं किया, छुपाया। उन पे ये इल्ज़ाम था। उस ऑफशोर कंपनी में कोई इशू नहीं था, उनके वालिद की ऑफशोर कंपनी थी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि अगर दुनिया के हुक्मरानों का पनामा केस में नाम आया है, तो वो आज बरसर इक़्तिदार भी नहीं है। नहीं, सऊदी अरब का हुक्मरान आज भी बैठा हुआ है, चीन का सदर आज भी बैठा हुआ है, रूस का सदर आज भी बैठा हुआ है, तो दुबई का हुक्मरान आज भी बैठा हुआ है। बहुत सारे रूलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं अपनी जगह पे। बादशाह को कौन क्या कर सकता है? तो इसलिए आप कुछ भी कहते हैं, तो इसलिए हर मुल्क का अलग सिस्टम है, तो फिर जाहिर है कि एक ही जैसा फार्मूला सब पे लागू नहीं होगा। नहीं, देखें, हर मुल्क का अलग सिस्टम है। सऊदी अरब की हम बात करें, देखें आप जमहूरियत की जो बात करते हैं, तो ये देखें कि ये जमहूरियत दुनिया यानी ज़्यादातर मुल्कों में नाम नहाद जमहूरियत है। जैसे कि मलेशिया की जमहूरियत को कोई जमहूरियत नहीं मानता, इंडोनेशिया की जमहूरियत को कोई जमहूरियत नहीं मानता, ये शाम की जमहूरियत को कोई जमहूरियत नहीं मानता, और ये जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जमहूरियत है, इनको भी कोई जमहूरियत नहीं मानता। ज़्यादातर मुल्कों में जो आपके यहाँ जमहूरियत है, इवन अब वहाँ पे कुवैत में बादशाह भी है, जमहूरियत भी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो एक जमहूरियत का एक मजाक बनाया है ना, जैसे कि हमारे रेफरेंडम होता था कि उसको भी लोग कहते थे कि ये तो सबसे बड़ी जमहूरियत आपकी जो है वो तो बरतानिया है, जिसको आप सारी दुनिया के लिए रोल मॉडल कहते हैं। और वहाँ पे तो क्वीन मौजूद है, वहाँ पे उन्होंने उसको सेरेमोनियल तौर पर भी रखा हुआ है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स भी है। तो सिस्टम दोनों वो लेके चल रहे हैं, और उसके बाद वो चीज़ें सारी दुनिया को प्रैक्टिस भी करते हैं। और वहाँ पे आपने कहा कि करप्शन वगैरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस होती है, और बाकी मुल्कों में अभी वो हालात नहीं है। तो ओवर द ईयर्स ज़ाहिर है कि जमहूरियतों की बात करते हैं तो उनके पीछे 200, 300 साल हैं, सदियाँ हैं जहाँ से वो गुजर के आए हैं। और हमें अभी कितना अरसा हुआ है हमारी जमहूरियत को, तो अभी बहुत ही अभी तक पंघोड़े में ही है, अभी तो 88 के बाद शुरू ही नहीं हुआ, और फिर 9 साल का ब्रेक। तो ये हर दफ़ा ये होता है कि थोड़ा सा चलते हैं फिर ब्रेक लग जाती है। बार अब आपने दोबारा आ जाते हैं वहाँ शर्जील मेमन की वापसी पे। शर्जील मेमन आ गए हैं तो आप कहते हैं कि जी लोगों का ये तासुर है कि डील हो गई है, आसिफ ज़रदारी साहब को कुछ रिलीफ मिला है। तो अगर रिलीफ मिला है तो आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की सियासत जो है वो फ्रेंडली अगर चलेगी, तो इलेक्शन में तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, तो फिर वो कैसे फ्रेंडली जो है वो सियासत कर सकते हैं? वो तो अपोजिशन अब यहाँ पे नवाज शरीफ आके जलसे कर रहे हैं सिंध में, और ये पंजाब में जाके अपना इस दफ़ा जो है मैदान गर्म कर रहे हैं। आसिफ ज़रदारी साहब का कहना ये है कि भाई अब बारी हमारी है, तो वो कहते हैं कि ये जो 2013 का इलेक्शन को कहते हैं कि ये तो इलेक्शन था ही नहीं, ये तो हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, और हम तो विड्रा हो गए, और हमने तश्तरी में रख के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार पेश कर दिया। तो अब वो ये चाहते हैं कि ये इसी गेस्चर का और इसी खैर सगाली का मुजाहरा अब नवाज शरीफ करें, और क्या कहते हैं, ये जब 2018 में इलेक्शन होंगे इसमें वो अपने कैंडिडेट्स सिर्फ नामिनेशन दाखिल करें और घर जाके बैठ जाएं, और इसी तरीके से वो हैंड ओवर कर दें पीपल पार्टी को। तो वो उसके लिए ज़ाहिर है कि आसिफ ज़रदारी जो इस वक्त काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को कायल कर रहे हैं कि भाई जैसे हमने आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन पंजाब में नहीं लड़ा, इस तरीके से आप भी हमारे खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ें और हमें ये इलेक्शन जो है गिफ्ट कर दें, तोहफे में दे दें। अच्छा, पहली चीज़ तो ये, लेकिन जाहिर है कि अब इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो, और ये पनामा केस ने और ये धरने ने और आपके इस वक्त तो ये हालत बताई जाती है कि पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है। तो ये जो चैनल हैं, इन्होंने नवाज शरीफ साहब की इतनी इंतखाबी कंपेन चलाई है, इतनी इलेक्शन कंपेन कंपेनिंग इतनी ज़बरदस्त की है कि अब इलेक्शन चाहे 2018 में हो, 17 में हो या 2023 में हो, जब भी हो, नवाज शरीफ को कोई हरा नहीं सकता। साहब, आप तवील अरसे से बल्दियाती रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप इन इदारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनके मसाइल भी जानते हैं, इनके
इनके यहाँ होने वाली लूटमार से भी आप बाखबर हैं। क्या फ़र्क पड़ा है अब आगा मकसूद अब्बास जब से इस इदारे में आए हैं? पहले नूरुल्लाह लगारी साहब इसको देख रहे थे और वो नूर मोहम्मद लगारी की रिटायरमेंट के बाद अब योदा खाली हुआ तो डायरेक्टर जनरल आगा मकसूद अब्बास को बनाया गया। इससे पहले शायद वो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी अहम फ़ज़ाइल अंजाम देते रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी इक़दाम किए थे। और इनकी शख्सियत कैसी है, इनका किरदार कैसा रहा है और इनके बारे में लोगों की उमूमी राय क्या है? नूर लगारी साहब पहले डीजी थे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, और उन्होंने, उनका ये दावा है कि अभी रिटायर हो गए और उनके रिटायरमेंट के बाद इन्होंने चार्ज संभाला है। तो लगारी साहब का ये दावा है कि उन्होंने KBCA में जो इनकलाबी जो है ना तब्दीलियाँ की हैं और KBCA का निज़ाम बहुत अच्छा किया है, करप्शन को बहुत कम किया है और उसके लिए इक़दाम किए हैं और उसके लिए एक निज़ाम भी वज़ा किया है कि करप्शन ना हो। तो जो अभी दरमियान में गैप आया और KBCA के अंदर जो एक करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी, तो उसको उन्होंने यानी कम करने में उनका दावा है कि उन्होंने कम किया। लेकिन ये तो उनका दावा है, और अगर वैसे चलें, अगर शहर का कहीं आप दौरा करें या मज़ार क़ायद पे जाएं तो आप बाकी सब तो छोड़ेंगे, शहर के अंदर कितनी कम से कम 1.5 लाख कराची में इस वक्त गैर कानूनी बिल्डिंगें बन रही हैं। और कराची में कोई बिल्डिंग यानी कोई भी स्ट्रक्चर, एक फ्लोर भी जो है ना वो KBCA ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले की मिली भगत के बगैर वो मुमकिन ही नहीं है कि एक फ्लोर भी कोई डाल सके। तो ये कराची में जितनी भी गैर कानूनी अब तक इमारतें बनी हैं कि 4 मंजिल की इजाज़त ली और 10 मंजिल बना ली, और 1-2 मंजिल की इजाज़त ली और 4 मंजिल बना ली, ऐसी मिसाल तो लाखों में है कि जो मकानात तोड़ के और 4 मंजिला बिल्डिंगें बना ली गई, फ्लैट्स बना लिए गए। जहाँ एक फैमिली रहती थी वहाँ 8-10 फैमिलियाँ रह रही हैं। तो ऐसी मिसालें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा यानी संगीन किस्म की वायलेशन भी मौजूद है। तो पूरा शहर जो है इस वक्त कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहा है। आप हैदराबाद में जाएँ, मैं हैदराबाद से पहले गुजरता था तकरीबन 5 साल पहले, तो जो खालिद बिन वलीद रोड था उस पर एक भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं थी। अब तो मेरे ख्याल से वहाँ कोई जगह ही नहीं है, सारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन गई हैं, ह्यूज कम्प्लेक्स बन गए। तो कहने का मकसद ये कि ये तो मैंने एक अमूमी सूरत-ए-हाल आपको बताई। ये तो वैसे शहर में ओवरऑल सूरत-ए-हाल ऐसी है, और ये कंटोनमेंट बोर्ड्स में भी जो है जहाँ पे वहाँ पे भी इसी तरह स्काई बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। लेकिन ये बताएं, आप तो कह रहे हैं कि इलीगल स्ट्रक्चर ऐसे हैं और उनके ऊपर जो है वो रिश्वत दी जाती है, या वहाँ पे जो है लूटमार का बाजार गर्म है। यहाँ तो हालत यह है कि शहरी अपना जो जायज़ और कानूनी तरीके से जो अपना मकान बनाने जाते हैं, अपनी छत डालने जाते हैं, या अपना एक फ्लोर के बाद दूसरा फ्लोर डालना चाहते हैं, जो नक्शे वो मंजूर कराना चाहते हैं, बिल्कुल कानूनी लीगल, उसके ऊपर इतनी करप्शन है, उसके ऊपर इतने पैसे देने पड़ते हैं, उसके ऊपर जो है वो बगैर पैसे दिए हुए वहाँ पे काम नहीं होते। इस तरफ भी कोई तवज्जो है या इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है? एक तो ये कि अगर आप गैर कानूनी काम कराने जाएंगे यानी कि तो फिर आपका कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और वो इलीगल तरीके से बनवाना चाहते हैं, तो फिर तो आपको बड़ी आसानी है, आप पैसे दें और बिल्डिंग बना लें, तेज़ी से काम हो जाएगा। लेकिन फाइल आपकी फ़ौरन चलती जाएगी। हाँ, लेकिन ये कि अगर आप यानी कि ईमानदारी के साथ और शराफत के साथ अगर आप कोई 2 मंजिला मकान ही बनाना चाहते हैं, तो फिर वो आपको खून थुकवा देंगे और इतना तंग करेंगे कि वो आपका नक्शा घुमा देंगे, वो इतने एतराज़ात करेंगे कि वो एतराज़ात आप पूरे नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एक आम आदमी तो यानी कि उसकी ज़िंदगी तो इतनी इजरन है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, उसका आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो मज़ार क़ायद है, इसके इर्द गिर्द जो 6 किलोमीटर्स का जो एरिया है टोटल रेडियस के अंदर, तो उस पर वहाँ यानी पोडियम जो है उनका चबूतरा जो है मज़ार क़ायद का चबूतरा, उससे बुलंद इमारत नहीं बन सकती, उसके अतराफ़ में नहीं बन सकती। लेकिन ये आप देखेंगे कि मज़ार क़ायद का जो VVIP गेट है उसके सामने बिल्डिंगें बन रही हैं। अब तो अदालत ने नोटिस लिया और शायद कोई अहकाम जारी हो गए हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ नहीं कि वो बिल्डिंग कैसे बन गई, यानी कि एक बिल्डिंग तो बिल्कुल तैयार हो गई है, 4 मंजिला बिल्डिंग, एक नहीं बल्कि 2-3 बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं और बिल्कुल VVIP गेट के सामने। और वो रास्ता ऐसा है कि मैं हर आदमी का वहाँ से रास्ता है, वहाँ से जज भी गुजरते हैं, वहाँ से KBCA का DG भी गुजरता है, वहाँ से मेयर भी गुजरता है, हर आदमी गुजरता रहा है। और इवन ये कि प्राइम मिनिस्टर और आसिफ ज़रदारी साहब और वज़ीर, और एक दिन तो आपने सुना होगा 3 मरतबा वज़ीर आला को जाना पड़ा था 14 अगस्त को गालबन
जी हाँ, 3 दफ़ा 3 मरतबा उनको बिलावल के साथ गए, आसिफ साहब के साथ 3 गए, मरतबा मज़ार गवर्नर के क़ायद साथ जाना पड़ा था, और मज़ार क़ायद के सामने ही बिल्कुल इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि उस पर कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। यही हाल आपके पूरे शहर का है। अच्छा देखें, इलीगल बिल्डिंग कैसे बनती है? इलीगल बिल्डिंग ऐसे बनती है कि एक मकान है, अब वो मकान जो है रेजिडेंशियल है, अब उस रेजिडेंशियल मकान को तोड़कर एक वो बनाते हैं, यानी कि फ्लैट्स बनाते हैं। तो अब वो फ्लैट्स जो है वो कमर्शियल में आ जाता है। तो उसकी इतनी ज़्यादा यानी कि वायलेशन है। एक तो ये कि आप एक रेजिडेंशियल को कमर्शलाइज़ कर रहे हैं, उस पर भी कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है। एक तो कमर्शलाइज़ कर दिया आपने, दुकानें बन गई उसको चारों तरफ, फिर ये कि आपने फ्लैट बना दिए उस पर, वो भी कमर्शियल एक्टिविटी। तो 2 वायलेशन एक साथ होती हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं होता। ठीक है। अब इन्हीं वायलेशंस को रोकने के लिए ज़ाहिर है कि अफसर लाए जाते हैं। तो अब आगा मकसूद अब्बास आए हैं, तो वही मैं आपसे पूछ रहा था, इनके बारे में अमूमी राय क्या है, इनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, और ये किस तरह के अफसर हैं, इनके आने से क्या तवक्को है, चीज़ें जो है बेहतर होंगी या मज़ीद ख़राब होंगी? देखें, मैं आपको बताऊँ कि बुनियादी बात यह है कि जो आगा मसूद साहब हैं, ये तो आदमी तो यानी कि बुनियादी तौर पे तो ये मुलाजिम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हैं, लेकिन अब ये ख़ासा गैप हो गया, ये कोई 10 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे ये उसमें MDA में LDA में रहे। तो एक तो ये गैप आ गया है। तो अब ज़ाहिर है कि अब ये जब KBCA एक बहुत छोटा सा इदारा था, अब जो है ये बहुत बड़ा इदारा बन गया है। अच्छा, और फिर ये कि पहले ये सिर्फ कराची तक था, अब ये पूरे सिंध तक इसकी शाखें फैल गई हैं। तो ये एक बड़ी अथॉरिटी बन गई है और बड़ा इदारा बन गया है, और इसमें उसी हिसाब से इसमें लोगों के मुफादात स्टेक्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब आगा मसूद साहब इतनी जल्दी से कोई निज़ाम तब्दील कर लेंगे, या ये जो एक करप्शन की माफिया है, जो माफिया वहाँ बैठी हुई है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि माफिया असल मसला DG साहब थे, नूर लगारी साहब, वो इतने ज़्यादा सीधे साधे आदमी थे कि मैं गालबन बेबस ही थे सबके सामने। वहाँ जो माफिया है उसके सामने बेबस थे। तो अब देखना ये है कि आगा मसूद साहब, वो जो माफिया वहाँ बैठी हुई है, और जो इसमें यहाँ नहीं, तो जो उनको चुन के लाया है इस ओहदे के लिए, जिसने उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं, तो वो भी तो कुछ सोच के लाए होंगे ना। तो क्या समझते हैं इनमें अहलियत सलाहियत है कि ये वहाँ पे मामलात को कंट्रोल कर सकें, सोशल बेहतर बना सकें, या नहीं है? ये यानी कि अगर आप ये पाकिस्तान में कस्टम एक इदारा है और इनकम टैक्स एक इदारा है, तो ये ऐसे इदारे हैं जो यानी कि बदनाम ज़माना डिपार्टमेंट कहलाते हैं। और मेरे ख्याल से वहाँ कोई चपड़ासी भी अगर चला जाए तो लोग समझते हैं कि बस ये बादशाह बन जाएगा और नोटों में खेलेगा, और खेलते भी हैं वहाँ लोग नोटों में। तो वो मैं कहता हूँ कि वो तो बदनाम इदारे हैं, तो वो बदनाम ही है, नाम के ही बदनाम है। असल जो करप्शन है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, और ये कोई चंद लाख की, चंद करोड़ की या चंद अरब की करप्शन नहीं है, $1 बिलियन की करप्शन है, यानी कई अरब डॉलर की करप्शन है। और पूरे शहर के अंदर अभी जो मरदमशुमारी में आप देखिएगा कि मरदमशुमारी में गालबन जो है कराची के जो हाउसिंग यूनिट्स आएंगे, जो बिल्डिंगें जिसमें हाउसिंग कम्प्लेक्स, जिसमें प्लाजे, जिसमें स्काई राइज, तो ये बिल्डिंगें जो जब उनका शुमार होगा तो ये कहीं गुना ज़्यादा डाटा सामने आएगा, पता चल जाएगा। लेकिन एक दफ़ा पहले सामने आए, 1 करोड़ के करीब हो जाएगा। एक दफ़ा सामने आ जाए तो पता चलेगा। 85 लाख हाउसिंग यूनिट कराची में हैं। तो ये जो है ना, आप देखिएगा कि ये 1 करोड़ के करीब कराची में हाउसिंग यूनिट हो जाएंगे। आपको क्या तवक्को है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामला बेहतर होने जा रहे हैं या अभी तक कोई बेहतरी नहीं आ रही? नहीं, मुझे तो कोई अभी ऐसा नहीं लगता है, कोई इस्लाह अहवाल की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पूरी माफिया है और वहाँ एक निज़ाम बना हुआ है। और तो वहाँ ये रेंजर्स की कार्रवाइयों ने, नैब की कार्रवाइयों ने और दीगर इदारों ने एंटी करप्शन वगैरह कोई फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ पर? नहीं, देखें, रेंजर्स का तो यानी कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता, पहली बात ये। और रेंजर ने वहाँ पे कुछ किया ही नहीं, सिर्फ फाइलें ही मेरे ख्याल से वहाँ सीज़ की और वहाँ दौरे किए। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि चाइना कटिंग हो रही थी और उसके ऊपर चाइना कटिंग आ रही थी। देखें, चाइना कटिंग से ताल्लुक़ नहीं है KBCA का, इनका ताल्लुक़, ये तो नक्शे अप्रूव करते हैं और जो इलीगल बिल्डिंगें होती हैं, जो इलीगल स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी सरपरस्ती प्लाटों पे फिर बिल्डिंगें बनती हैं, तो वो नक्शे तो मंजूर होते ही हैं ना? नहीं, वो प्लाट का इशू नहीं है। प्लाट तो जाहिर है कि वो चाइना कटिंग का है या क्या कहते हैं, लीगल है इलीगल है, वो ऐसे भी यानी कि कराची में इन्होंने एक स्कीम जारी की थी कि जो कराची में इलीगल बिल्डिंग्स बनी हैं तो उनकी रेगुलराइजेशन के लिए भी एक स्कीम शुरू की थी।
तो उसमें यानी कि एक पन दो काज इस तरह हो गए थे कि बहुत सारे लोगों ने कहीं कब्ज़ा करके बिल्डिंग बना ली, किसी यानी कि रिफाई प्लाट पे, किसी के प्लाट पे, और क्या कहते हैं किसी की ज़मीन पे उन्होंने बिल्डिंग बना ली। अब बिल्डिंग बनाने के बाद उन्होंने KBC को दरख्वास्त दे दी कि रेगुलराइजेशन की, तो अब वो तो उस कानून का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। नाजायज़ फ़ायदा अच्छा ये बताएं, ये तो हो गई KBC और SBCA की बात। आज रेंजर ने कार्रवाई की सवारी पार्क में, और वहाँ पे जो गो ऐश पार्क बना हुआ था काफ़ी अर्से से, अब शायद बंद भी है, तो उसके स्टोर रूम से या किसी और जगह से भी उन्हें इतला थी कि असला वहाँ पे छुपाया हुआ है, वो असला वहाँ से निकाल लिया। गिरफ्तारी तो कोई नहीं हुई, लेकिन इतला थी और वो इतला पक्की निकली, और वहाँ से खासा ख़तरनाक और जदीद हथियार से जो वहाँ पे वेपन्स थे वो मिले हैं। ये असला कहाँ से आ रहा है, कौन यहाँ पे जो है वो सप्लाई करता जा रहा है? अब ये कहते हैं कि जी MKM लंदन का असला है और उनके लोगों ने यहाँ पे छुपाया हुआ था, और उसमें मोहम्मद अनवर का और भी लोगों का नाम आ रहा है। तो ये आपको लगता है कि अभी बहुत सारा असला शहर में अभी भी छुपा हुआ है, दबाया हुआ है, इस तरह के मुकामात पे पड़ा हुआ है, या ये एपिसोड अब ख़त्म होने वाला है? अब ये असले की बरामदगी का मामला जो है अब शहरियों को समझ में आने लग गया कि भाई ये क्या मामला है? देखें, कराची में अब तक कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ कि कोई बहुत सारे लोग शहर में निकल आए हों या मैदान में निकल आए हों, उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी हो, लोगों को मारना शुरू कर दिया हो। हाँ, टारगेट किलिंग आपके शहर में होती रही, तो टारगेट किलिंग में भी मैं आपको ये बताऊं कि टारगेट किलिंग में जैसे कि 100 आदमी अगर मारे गए या 50 आदमी मारे गए, तो उसमें एक ही पिस्टल इस्तेमाल हुआ है। तो लोगों को मारने के लिए, खौफ और राज फैलाने के लिए, टारगेट किलिंग के लिए बहुत ज़्यादा असले की ज़रूरत नहीं है। एक हथियार से भी, एक ही हथियार कई दफ़ा कई वारदातों में इस्तेमाल होता रहा हुआ है। तो अब ये जो असला बरामद हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो असला है जो यानी कि इल्लीगल असला कराची में तो बहुत है, पहले से मौजूद है। तो ये जो इल्लीगल असला जिन लोगों के पास भी था, अगर वो कहते हैं कि MKM के पास था, जिन लोगों के पास भी था, तो और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास था, तो जब उन्हें पता लगा हो कि भाई रेंजर यहाँ आ गई, ये ऑपरेशन शुरू हो गया, तो उन्होंने ये असला कहीं छुपाया होगा। जैसे गोएश पार्क में के स्टोर रूम में छुपा दिया, अजीज़ाबाद के किसी मकान में छुपा दिया। और ये गोएश पार्क है क्या? ये कोई प्राइवेट एडवेंचर? ये सफारी पार्क में एक प्राइवेट पार्टी थी, उसने ये क्या कहते हैं एडवेंचर शुरू किया था। उसमें वो एक झील थी, उसके ऊपर क्या कहते हैं वो स्लाइडिंग उन्होंने लगाई हुई थी, और मुख्तलिफ किस्म के उनके वो थे, और बड़ी अच्छी तफरीह थी, लेके आए थे, एक नया ट्रेंड था नौजवानों के लिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई गोएश पार्क वालों को या उन लोगों को कोई ताल्लुक होगा। तो उनका स्टोर रूम था, तो अब ये ऐसे ही है कि जैसे कि किसी के स्टोर रूम में लिया गया असला छुपा दें या असला रख दें, या किसी क्रिकेट के ग्राउंड में या कहीं भी रख दें, किसी भी ऐसी जगह पे बड़े पैमाने में जो असला बरामद हो रहा है, तो मेरा ख्याल ये कि वही असला है जो कराची में इलीगल असला था और बहुत सारे लोगों के पास मौजूद था। तो अभी आप समझते हैं कि ये 2013 से ऑपरेशन जारी है, इतना सारा असला बरामद हुआ है, अभी भी असला जो है शहर में बहुत फैला हुआ है, या अब ख़त्म होने वाले हैं? देखिए, इलीगल असले की अगर आप बात करते हैं तो इलीगल असला तो ये नहीं है सिर्फ कराची में ही है, इलीगल असला तो पूरे मुल्क में है। और कराची में मतलब कुछ ज़्यादा, यहाँ तो पर्टिकुलर ऑपरेशन हो रहा है ना, कराची ऑपरेशन, तो आप नाम से देते हैं, कराची में इसलिए रहा है। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये कि खौफ और राज फैलाने के लिए तो मतलब एक पिस्टल ही काफ़ी होता है, जो जैसे जो मुमताज़। लेकिन जो असले की बरामदगी है, इससे आप कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबियां हैं, जो लोग इंटेरोगेट किए गए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उनकी इत्तलात पे सही जगह से ये हमें रेंजर का मैं अपनी पर्सनली भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और रेंजर का बड़ा कारनामा है। और ये तो यानी कि शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है। और ये असला जो आज बरामद हुआ है या कल बरामद हुआ है, ये असला तो हमारे यानी कि इससे तो कश्त खून की नदियाँ इस शहर के अगर ये जाती तो मज़ीद ये असला अगर बरामद हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ बच गई हैं जो ये इस्तेमाल। तो हमारे तमाम इदारे जिन्होंने इंटेलिजेंस की, जिन्होंने रिकवरी की, रेंजर्स और तमाम इंटेलिजेंस नेटवर्क, ज़ाहिर है कि सारे इदारे जो हैं काबिल मुबारकबाद हैं, और इनकी इन एक्टिविटीज़ को, इन कार्रवाइयों को, इन कामयाबियों को सराहा जाना चाहिए, और इन सब लोगों को जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं, इनको शाबाश मिलनी चाहिए। और ये तवक्को रखनी चाहिए कि हमारे इदारे जो हैं इसी तरह दहशतगर्दी के नेटवर्क का कलाकमा करते रहेंगे, और जो लोग भी पाकिस्तान में अमन को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते हैं, टारगेट किलिंग करना चाहते हैं, उनको आइंदा ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा, और उनको
चुन चुन कर जो है उनका पीछा किया जाएगा, उनका ख़ात्मा किया जाएगा। और ऑपरेशन रद्दुल फसाद इसी लिए शुरू किया गया है कि जहाँ जहाँ पे भी कोई फसाद में मुलविस है उस फसाद का ख़ात्मा किया जाएगा और पाकिस्तान में एक पायदार अमन की बुनियाद रखी जाएगी। और इंशाल्लाह आने वाला दिन, आने वाला वक्त पाकिस्तान में खुशहाली का, अमन का पैगाम लेकर आएगा। इसी नोट के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।